नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका काल रात्रि कथाकार। आज की कहानी आई है रात के 10 बजे के बाद की एक ऐसी घटना से, और यकीन मानिए ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात साल 2005 की है। उस वक्त आज की तरह हर हाथ में मोबाइल फोन नहीं होते थे, और ना ही इंटरनेट का इतना जाल बिछा था। मैं उस समय करीब 25 साल का रहा हूंगा। शहर में एक निजी कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। उन दिनों मेरे बचपन के सबसे अजीज दोस्त राघव की शादी तय हुई थी। हम दोनों एक ही गांव के थे, और गांव से मेरा नाता टूटे करीब 20 साल बीत चुके थे। पिताजी के देहांत के बाद मां मुझे लेकर शहर आ गई थी, और फिर हम वहीं के होकर रह गए। लेकिन राघव से चिट्ठियों और कभी कभार फोन पर बात हो जाया करती थी। उसकी शादी का बुलावा आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। अगस्त का महीना था, और मॉनसून अपनी पूरी चरम सीमा पर था। आसमान में काले बादलों ने जैसे डेरा डाल रखा था, और रुक रुक कर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि सड़कों पर निकलना दूभर था। मेरी ट्रेन दोपहर के 2 बजे की थी। मुझे लगा था कि रात के 8 साढ़े 8 बजे तक मैं अपने पुराने गांव के नजदीकी स्टेशन, जो कि एक छोटा सा ग्रामीण इलाका था, वहां पहुंच जाऊंगा। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बारिश इतनी भयानक थी कि पटरियों पर पानी भर जाने के कारण ट्रेन घंटों तक बीच रास्ते में खड़ी रही। ट्रेन के पुराने डिब्बे में बैठे बैठे मैं बाहर के अंधेरे और गिरते पानी को देख रहा था। डिब्बे के भीतर की पीली लाइटें बार बार झपका रही थी, जिससे माहौल और भी बोझिल लग रहा था। मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं था कि समय काट सकूं। बस एक पुरानी किताब थी जिसे मैं बार बार पढ़ रहा था। ट्रेन की खड़खड़ाहट और बारिश की आवाज के बीच मेरा मन बार बार उन गलियों की तरफ जा रहा था जहां मैंने अपना बचपन बिताया था। देर होते होते आखिर वो वक्त आया जब ट्रेन धीमी हुई, और बाहर एक छोटे से बोर्ड पर स्टेशन का नाम चमकता हुआ दिखा। समय देखा तो रात के 8 बजकर 55 मिनट हो रहे थे। स्टेशन पर सन्नाटा ऐसा था कि जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, और स्टेशन की छत के टिन पर गिरती बारिश की आवाज कान के पर्दों को फाड़ रही थी। जैसे ही मैं अपनी अटैची लेकर नीचे उतरा, ठंडी हवा का एक झोंका मेरे सीने से टकराया। सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। हैरानी की बात यह थी कि उस पूरे स्टेशन पर उतरने वाला मैं अकेला मुसाफिर था। मेरे उतरते ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, और ट्रेन रेंगती हुई अंधेरे में उछल हो गई। अब मैं था, मेरा सामान था, और वो वीरान स्टेशन। स्टेशन की लाइटें इतनी कमजोर थीं कि वे सिर्फ जमीन पर छोटे छोटे पीले घेरे बना रही थीं। बाकी सब कुछ स्याह अंधेरे में डूबा था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मुझे एक दरवाजे के पास चाबियों के गुच्छे की आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ा आदमी, जो शायद स्टेशन का गार्ड या सफाई कर्मी था, बड़ी हड़बड़ी में स्टेशन के मुख्य ऑफिस को ताला लगा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, और वो बार बार अपनी कलाई घड़ी की ओर देख रहा था। मैंने उसके पास जाकर पूछा, बड़े भाई, गांव जाने के लिए यहां से कोई सवारी मिलेगी क्या? उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने बिना मेरी बात का जवाब दिए कहा, बेटा, अभी कहां जाओगे? बारिश बहुत तेज है और रास्ता कच्चा है, कीचड़ में फंस जाओगे। मैंने कहा, तो फिर क्या करूं? यहां रुकने की कोई जगह है? उसने चारों तरफ देखा, और फिर फुसफुसाते हुए बोला, देखो, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है और मैं यहां से जा रहा हूं। तुम चाहो तो स्टेशन के बाहर सड़क के किनारे जो छोटा सा शेड है, वहां बैठ जाओ, या फिर खुले आसमान के नीचे भीग लो, मंजूर है। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो, रात के 10 बजने के बाद इस स्टेशन की चार दीवारी के अंदर मत रुकना। चाहे कुछ भी हो जाए, 10 बजे से पहले बाहर निकल जाना। मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहां? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना झोला उठाया, छाता खोला, और लगभग दौड़ते हुए स्टेशन के पिछले रास्ते से निकल गया। जाते जाते उसने एक बार मुड़कर नहीं देखा। उसकी उन रहस्यमयी बातों ने मेरी मन में एक अजीब सा डर तो पैदा किया, लेकिन मेरा तार्किक दिमाग उसे मानने को तैयार नहीं था। मुझे लगा कि शायद कोई जंगली जानवरों का डर होगा, या फिर वो बूढ़ा आदमी बस अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बाहर बारिश और तेज हो गई थी।
हवाएं चलने लगी थीं, जिससे पेड़ों की टहनियां स्टेशन की छत से टकराकर ऐसी आवाजें निकाल रही थीं जैसे कोई छत को खुरच रहा हो। मैंने सोचा कि बाहर सड़क पर भीगने से बेहतर है कि मैं स्टेशन के वेटिंग रूम में ही रुक जाऊं। कम से कम सिर पर छत तो होगी। वेटिंग रूम का दरवाजा आधा खुला था और उसमें से पुरानी लकड़ी और सीलन की महक आ रही थी। भीतर एक ही ट्यूबलाइट थी जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, बार बार जलती और बुझती। वहां कुछ पुरानी बेंचें थीं जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। एक कोने में रेलवे के पुराने और फटे हुए पोस्टर लगी थी जो हवा की झोंकों से फड़फड़ा रही थी। दीवारों पर लगी घड़ी की टिक टिक आवाज उस खामोशी में बहुत तेज लग रही थी। मैंने अपनी गीली शर्ट उतारी और अपनी अटैची से एक सूखा तौलिया निकाला। तभी मेरी नजर अपने बटुए पर पड़ी। बारिश में भीगने की वजह से वो पूरी तरह गीला हो चुका था। मैंने उसे खोला तो देखा कि मेरा ट्रेन का टिकट पानी से गलकर लगभग खराब हो चुका था। मैंने चिढ़कर उस भीगे हुए टिकट को एक तरफ फेंक दिया। वो टिकट उड़ता हुआ वेटिंग रूम से बाहर पटरियों के पास जाकर गिर गया। मैंने सोचा, अब इसकी क्या जरूरत है, सफर तो खत्म हो गया। मुझे राघव को खबर देनी थी कि मैं पहुंच गया हूं। वेटिंग रूम के बाहर एक पीसीओ बूथ दिखा। उसकी पीली रोशनी थोड़ी राहत दे रही थी। मैंने राघव का नंबर मिलाया। 2-3 बार घंटी बजने के बाद उसने फोन उठाया। राघव, मैं बोल रहा हूं, मैं स्टेशन पहुंच गया हूं। उसका स्वर उत्साह से भरा था। अरे भाई, पहुंच गया? पर इतनी रात को? बारिश बहुत है, तू एक काम कर, वहीं रुक जा, सुबह आ जाना। मैंने उसे बताया कि मैं स्टेशन की वेटिंग रूम में हूं। जैसे ही मैंने वेटिंग रूम शब्द कहा, दूसरी तरफ से आवाज एकदम गंभीर हो गई। क्या तू स्टेशन के अंदर है? राघव ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। हां, क्यों, क्या हुआ? राघव की आवाज में अब साफ डर था। उसने कहा, भाई मेरी बात सुन, सामान उठा और अभी के अभी वहां से बाहर निकल। उस स्टेशन का इतिहास ठीक नहीं है। वहां 10 बजे के बाद। तभी फोन में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी, जैसे बहुत सारी आवाजें एक साथ फुसफुसा रही हों। राघव, आवाज आ रही है? हेलो, मैंने चिल्लाकर कहा। फोन की दूसरी तरफ से सिर्फ एक भारी सांस लेने की आवाज आई और फिर लाइन एकदम कट गई। मैंने दोबारा नंबर मिलाने की कोशिश की, पर फोन की लाइन मर चुकी थी। पूरा पीसीओ बूथ अब खामोश था। मैं वापस वेटिंग रूम में आ गया। अब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। गार्ड की चेतावनी, राघव की घबराहट, यह सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मैंने घड़ी की ओर देखा। 9:55 हो रहे थे। 5 मिनट बाकी थे 10 बजने में। अचानक बारिश की आवाज जैसे दूर हो गई और एक भारी खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जिसे आप अपने कानों में महसूस कर सकते हैं। तभी स्टेशन के बाहर जो पीतल का बड़ा सा घंटा लगा होता है, वो अपने आप बज उठा। टन टन टन। पूरे 10 बार वो घंटा बजा। किसी ने उसे बजाया नहीं था क्योंकि वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। लेकिन वो आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। और फिर शुरू हुई वो आवाज जिसने मेरे खून को बर्फ जैसा ठंडा कर दिया। खड़ खड़ खड़। भारी जूतों की आवाज जो पत्थर की पटरियों पर चल रही थी। वो आवाज धीरे धीरे वेटिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी। साथ ही एक अजीब सी धात्विक आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई धातु की किसी चीज को बार बार दबा रहा हो। चेक 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 चेक। मैंने खिड़की के कांच से बाहर झांकने की कोशिश की। बारिश की धुंध में मुझे एक काला साया दिखाई दिया। वो एक आदमी था जिसने रेलवे का पुराना काला कोट और सिर पर वैसी ही टोपी पहन रखी थी जैसी टिकट कलेक्टर पहनते हैं। वो सीधा वेटिंग रूम की तरफ आ रहा था। शुरुआत में मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद कोई रेलवे कर्मचारी है जो अपनी ड्यूटी पर लौट आया है। वो आदमी वेटिंग रूम के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। रोशनी कम थी, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसकी वर्दी थोड़ी पुरानी और कई जगहों से फटी हुई लग रही थी, जैसे वो बरसों पुरानी हो। उसने अपनी गर्दन थोड़ी टेढ़ी की और एक बेहद ठंडी सपाट आवाज में बोला, टिकट दिखाइए। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, वो जैसे किसी गहराई से आ रही थी। मैंने घबराते हुए कहा, जी साहब, मेरा टिकट तो बारिश में भीग गया था
और वो बाहर गिर गया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो बस अपनी जगह खड़ा रहा। उसके हाथ में एक पुराना लोहे का टिकट पंचर था जिसे वो लगातार चला रहा था। चेक, चेक, चेक। उसने फिर वही बात दोहराई। टिकट दिखाइए। साहब, मैंने कहा ना, टिकट खो गया है। मैं मुसाफिर हूं, अभी ट्रेन से उतरा हूं। आप चाहें तो मेरा सामान देख लीजिए। इस बार वो एक कदम अंदर आया। ट्यूबलाइट फिर से झपकाई और इस बार जब वो जली तो मैंने उसका चेहरा देखा। मेरा गला सूख गया। उसके चेहरे का दाहिना हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ था, जैसे किसी भारी चीज ने उसे दबा दिया हो। उसकी एक आंख आधी बाहर की ओर निकली हुई थी और मांस के लोथड़े उसके गाल पर लटक रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके घावों से खून नहीं निकल रहा था, बस एक काला सा तरल पदार्थ धीरे धीरे रिस रहा था। उसने अपनी फटी हुई आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, झूठ मत बोलो। बिना टिकट सफर करना जुर्म है। टिकट कहां है? अब मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं पीछे हटते हुए दीवार से सट गया। मैंने चीख कर कहा, मैंने उसे फेंक दिया, वो बाहर पटरियों के पास पड़ा है। जैसे ही मैंने ये कहा, उसने अपने हाथ में पकड़ी पंचर को जोर से हवा में चलाया। चैक! उस आवाज के साथ ही वेटिंग रूम की वो इकलौती ट्यूबलाइट एक धमाके के साथ फूट गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा का तापमान एकदम गिर गया हो। मैंने अपनी जेब से माचिस निकालने की कोशिश की, पर मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि तीलियां जमीन पर गिर गईं। जब मैंने जैसी तैसी एक तीली जलाई तो सामने कोई नहीं था। वो काला साया गायब हो चुका था, लेकिन सन्नाटे में अभी भी उस पंचर की आवाज गूंज रही थी। चैक, चैक, चैक। मुझे समझ आ गया था कि वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई ऐसी चीज थी जो इस स्टेशन की दीवारों में कैद थी। मुझे वो टिकट ढूंढना था, वरना वो साया मुझे यहां से जाने नहीं देता। लेकिन बाहर उस अंधेरे में पटरियों के बीच अपना टिकट ढूंढना, जहां वो टिकट कलेक्टर इंतजार कर रहा था, मौत के मुंह में जाने जैसा था। मेरे दिमाग में गार्ड की वो बात बार बार गूंज रही थी, रात के 10 बजे के बाद यहां मत रुकना। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं उस खौफनाक खेल का हिस्सा बन चुका था जिसकी शुरुआत मात्र एक टिकट से हुई थी। अभी तो रात की शुरुआत थी। अभी तो वो नर्क शुरू होना था जिसे मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। मैंने अपनी अटैची को कसकर पकड़ लिया और अंधेरे में बाहर की ओर कदम बढ़ाया, जहां मौत अपना टिकट पंचर लेकर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उस घने अंधेरे में बिल्कुल अकेला था। ट्यूबलाइट के फूटते ही जो सन्नाटा छाया वो किसी कब्रिस्तान की खामोशी जैसा था। मेरे कानों में अब भी उस धमाके की गूंज बची हुई थी। कमरे में सिर्फ जली हुई बिजली के तारों की महक भर गई थी। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली और माचिस की एक तीली जलाई। उस नन्ही सी लौ ने जब अंधेरे को चीरा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा दम घुट रहा है। वहां कोई नहीं था। वो भयानक शक्ल वाला टिकट कलेक्टर गायब हो चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी की ठंडक अभी भी वहां की हवा में घुली हुई थी। मैंने तुरंत अपनी अटैची उठाई और वेटिंग रूम से बाहर की तरफ भागा। मेरा इरादा बस एक था, इस स्टेशन से बाहर निकलना। मुझे परवाह नहीं थी कि बाहर कितनी बारिश है या गांव का रास्ता कितना खराब है। मैं बस उस चहार दीवारी से दूर जाना चाहता था। स्टेशन के बरामदे में एक पुरानी लाल रंग की इमरजेंसी लाइट लगी थी जो बहुत ही मंद रोशनी दे रही थी। उस धुंधली लाल रोशनी में पूरा प्लेटफॉर्म ऐसा लग रहा था जैसे उसे खून से नहला दिया गया हो। मैं प्लेटफॉर्म के मुख्य गेट की तरफ दौड़ने लगा। मेरे जूतों की आवाज खाली प्लेटफॉर्म पर जोर जोर से गूंज रही थी। मैंने करीब 5 मिनट तक तेज दौड़ लगाई। मुझे लगा था कि अब तक मैं गेट पर पहुंच गया हूंगा, लेकिन जब मैं रुका तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं वापस उसी वेटिंग रूम के सामने खड़ा था। वही आधा खुला दरवाजा, वही टूटी हुई ट्यूबलाइट और वही सीलन भरी महक। ये कैसे मुमकिन था? मैं तो सीधा भागा था। मैंने अपना माथा पोंछा। पसीना मेरी आंखों में जा रहा था। मुझे लगा कि शायद डर की वजह से मैं रास्ता भटक गया हूं। मैंने फिर से दौड़ना शुरू किया। इस बार मैंने पटरियों को अपना निशाना बनाया
और उनके समानांतर भागने लगा। मैं भागता रहा, मेरी सांसें फूल रही थीं, फेफड़ों में आग लग रही थी। करीब 10 मिनट बाद मैं फिर से रुक गया। सामने वही वेटिंग रूम था, वही पोस्टर जो हवा में फड़फड़ा रहा था। मेरी रूह कांप गई। मैं एक अंतहीन चक्र में फंस चुका था। ये स्टेशन अब महज एक जगह नहीं थी, ये एक जाल बन गया था। तभी स्टेशन के पुराने और जंग लगी स्पीकरों में घरघराहट हुई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई सदियों बाद बोल रहा हो। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 000 अब कभी नहीं आएगी। टिकट चेकिंग जारी है, कृपया अपना टिकट तैयार रखें। वो आवाज, वो उसी टिकट कलेक्टर की थी, लेकिन इस बार वो पूरे स्टेशन पर गूंज रही थी। आवाज में एक अजीब सी लचक थी, जैसे कोई मरने वाला अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। तभी मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, चैक चैक चैक। वो आवाज पटरियों के बीच से आ रही थी। मैंने नीचे झांका। वहां पटरियों के बीच जो पत्थर थे वे हिल रहे थे। बारिश का पानी उन पत्थरों के बीच से काला होकर बह रहा था। अचानक स्टेशन मास्टर का जो ऑफिस था, उसका दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुला। वहां से एक हल्की सी पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वहां कोई हो जो मेरी मदद कर सके। मैं लड़खड़ाते कदमों से उस ऑफिस की तरफ बढ़ा। दरवाजा धकीलकर जब मैं अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। ऑफिस पूरी तरह तहस नहस था। फाइलें जमीन पर बिखरी थीं और मेज पर रखा पुराना फोन का रिसीवर हवा में लटक रहा था। लेकिन मेरी नजर दीवार पर लगी पुरानी अखबार की कतरन पर पड़ी, जो एक बोर्ड पर पिन से ठोकी गई थी। उस अखबार की तारीख थी 12 अगस्त 1995, यानी आज से ठीक 10 साल पहले। सुर्खियों में लिखा था, स्टेशन पर तैनात टिकट कलेक्टर की बेरहमी से हत्या। मैंने कांपते हाथों से वो कतरन पढ़ी। उसमें लिखा था कि रात के 10 बजे के बाद कुछ बिना टिकट यात्रियों ने, जो शराब के नशे में धुत थे, स्टेशन पर तैनात एक ईमानदार टीसी को टिकट मांगने पर बुरी तरह पीटा और फिर चलती मालगाड़ी के सामने फेंक दिया। उस टीसी का नाम था श्यामलाल। लेख में नीचे एक धुंधली सी तस्वीर थी। हालांकि तस्वीर फटी हुई थी, लेकिन वर्दी और वो चेहरा, वो वही था जिसे मैंने अभी कुछ देर पहले वेटिंग रूम में देखा था। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। तो वो एक प्रेतात्मा थी। वो श्यामलाल था जो 10 साल बाद भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। वो आज भी उन लोगों को ढूंढ रहा था जिन्होंने उसे मारा था, या शायद हर उस इंसान को जो बिना टिकट इस स्टेशन पर कदम रखता था। और मैंने अपना टिकट खुद ही फेंक दिया था। अचानक ऑफिस के भीतर का तापमान और गिर गया। मेज पर रखी फाइलें अपनी आप पलटने लगीं। उन फाइलों के पन्नों पर बड़ी बड़ी अक्षरों में बस एक ही शब्द लिखा था, टिकट। 1000 बार, लाख बार, सिर्फ टिकट। मैं वहां से बाहर भागने ही वाला था कि तभी मुझे ऑफिस के कोने में एक पुरानी संदूक दिखी। वो संदूक थोड़ी खुली हुई थी। उसमें से एक डायरी बाहर निकली हुई थी। मैंने उसे उठाया। वो श्यामलाल की निजी डायरी थी। उसके आखिरी पन्ने पर खून के धब्बे थे। उसमें लिखा था, ये लोग मुझे मार देंगे। इन्होंने टिकट नहीं लिया है। रेलवे का नियम सबसे ऊपर है। मैं इन्हें बिना टिकट नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे मरना पड़े। मैं अपनी आखिरी सांस तक टिकट मांगता रहूंगा। उसी पल ऑफिस की खिड़की के बाहर मुझे एक साया दिखा। वो साया पटरियों पर झुककर कुछ ढूंढ रहा था। वो वही टीसी था। वो मेरा वो टिकट ढूंढ रहा था जिसे मैंने फेंका था। मुझे लगा कि अगर उसे वो टिकट मिल गया और उस पर मेरा नाम या सीट नंबर हुआ तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे उससे पहले वो टिकट ढूंढना था। मैं ऑफिस से बाहर निकला। बारिश अब एक तूफान का रूप ले चुकी थी। बादलों की गरज ऐसी थी जैसे आसमान फट रहा हो। बिजली कड़की और एक पल के लिए पूरा प्लेटफॉर्म दूधिया रोशनी से भर गया। उस एक पल की रोशनी में मैंने देखा कि पटरियों के पास खंबे नंबर 4 के नीचे एक कागज का टुकड़ा कीचड़ में सना हुआ पड़ा था। वही था मेरा टिकट। मैं उस तरफ दौड़ा।
पटरियों की गिट्टियां मेरे जूतों के नीचे फिसल रही थी। मैं खंभे के पास पहुंचा और झुककर उस टिकट को उठाने की कोशिश की। जैसे ही मेरा हाथ उस गीले कागज के पास पहुंचा, जमीन हिलने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे पटरियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक भयानक सीटी की आवाज गूंजी। एक मालगाड़ी, एक काली बिना लाइट वाली मालगाड़ी बहुत तेज रफ्तार से मेरी तरफ आ रही थी। उसकी कोई आवाज नहीं थी, बस एक भारी हवा का दबाव था। मैं पीछे की तरफ कूदा। ट्रेन मेरे बिल्कुल बगल से गुजर गई। लेकिन ट्रेन के गुजरते ही जो दृश्य मैंने देखा, उसने मेरा कलीजा मुंह को ला दिया। उस मालगाड़ी के हर डिब्बे की खिड़की से अनगिनत हाथ बाहर निकले हुए थे। वे हाथ सफेद और बेजान थे, जो हवा में ऐसी हिल रही थी जैसे कुछ मांग रही हों। और उन हाथों के बीच में ट्रेन की छत पर वो टीसी खड़ा था। उसकी कुचली हुई आंख सीधे मुझे देख रही थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। टिकट, वो चिल्लाया। उसकी आवाज ट्रेन के शोर से भी तेज थी। ट्रेन निकल गई और फिर से वही सन्नाटा छा गया। मेरा टिकट अब भी वहीं पड़ा था। मैंने झपट कर उसे उठा लिया। वो पूरी तरह गल चुका था। उस पर लगी स्याही फैल गई थी, लेकिन वो मेरा इकलौता सहारा था। मैंने उसे अपनी मुट्ठी में भींच लिया। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, कोई बहुत लंबा। एक ठंडी सांस मेरी गर्दन पर पड़ी। उस सांस में सड़ी हुई मछलियों और जंग लगे लोहे जैसी बदबू थी। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो टीसी अब मेरे बिल्कुल सामने था। वो सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा लंबा लग रहा था। उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। उसके हाथ में जो टिकट पंचर था, वो अब किसी हथियार की तरह चमक रहा था। उसने अपना कुचला हुआ चेहरा मेरे चेहरे के पास लाया। उसके मुंह से काला तरल टपक रहा था, जो मेरी शर्ट पर गिर रहा था। उसने अपना हाथ धीरे से मेरी मुट्ठी की तरफ बढ़ाया, जहां मैंने टिकट छिपा रखा था। उसके नाखून काले और नुकीले थे। दिखाओ, उसने फुसफुसाया। वो पल ऐसा था जहां डर की सीमा खत्म हो जाती है। मुझे लगा कि मेरा दिल अभी रुक जाएगा। मैंने अपनी मुट्ठी खोलने की कोशिश की, पर मेरे हाथ जम चुके थे। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां मेरी कलाई पर रखी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ की सिल्लियां मेरे मांस में धंसा दी हों। स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं और फिर बुझ गईं। उस एक सेकंड के उजाले में मैंने देखा कि स्टेशन के हर कोने में, हर बेंच पर, हर खंभे के पीछे वैसे ही धुंधले साए खड़े थे। वे सब वही यात्री थे जिन्होंने श्यामलाल को मारा था। वे सब बिना टिकट थे और वे सब उसकी कैद में थे। वे सब एक साथ कराहने लगे, टिकट, टिकट, टिकट। उनकी आवाजों का एक भंवर सा बन गया। टीसी ने मेरी कलाई को और जोर से दबाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक आ गई। उसने अपना पंचर हवा में उठाया। इस बार वो उसे मेरे टिकट पर नहीं, बल्कि मेरे गले पर चलाने वाला था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी खोल दी। तभी एक बहुत तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वो टीसी मुझे घूर रहा था। उसका पंचर मेरे गले से महज 1 इंच दूर था, पर उसकी नजर मेरे हाथ में मौजूद उस भीगे हुए, फटे हुए टिकट पर टिक गई थी। खतरे की घंटी अब मेरे दिमाग में जोर जोर से बज रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यह टिकट अब वैध नहीं रहा। वो टिकट जिसे मैंने खुद फाड़कर फेंक दिया था। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और एक ऐसी चीख मारी जिससे स्टेशन की बची खुची खिड़कियां भी चकनाचूर हो गईं। ये अंत नहीं था, ये तो उस खौफनाक मंजर की शुरुआत थी, जहां मुझे अपनी जान की कीमत उस कागज के टुकड़े से चुकानी थी। उस टीसी की वो चीख किसी इंसान की नहीं थी। वो ऐसी आवाज थी जैसे सैकड़ों साल से दबी हुई कोई नफरत और दर्द एक साथ बाहर निकल आया हो। उस आवाज की थरथराहट मेरे सीने के आर पार हो गई। मेरा हाथ, जिसमें वो गला हुआ टिकट था, पत्थर की तरह जम गया था। टीसी ने अपना कुचला हुआ चेहरा मेरे हाथ के इतना करीब लाया कि उसके रिश्ते हुए जख्मों की गंध से मेरा जी मिचलाने लगा। उसकी वो आधी बाहर निकली हुई आंख मेरे हाथ में मौजूद उस कागज के लोथड़े को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसका शिकार हो। उसके हाथ में मौजूद वो पुराना लोहे का टिकट पंचर अब भी मेरे गले के पास स्थिर था।
मुझे लगा कि बस एक पल और वो धातु मेरे गले को चीरती हुई पार निकल जाएगी। चारों तरफ खड़े हुए धुंधले साए अब और करीब आ गए थे। उनकी फुसफुसाहट अब एक शोर में बदल चुकी थी। वे सब शायद मेरे साथ होने वाले अंत का इंतजार कर रहे थे। बिना टिकट की वो आवाज मेरे दिमाग की नसों को फाड़ रही थी। टीसी ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने अपने नाखूनों से मेरे हाथ की हथेली को छुआ। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मुझे लगा मेरा खून जम गया है। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से उस गले हुए टिकट को उठाया। वो टिकट अब सिर्फ एक भूरा सा कागज का टुकड़ा लग रहा था, जिस पर न तो तारीख दिख रही थी और न ही गाड़ी का नंबर। मुझे यकीन था कि वो इसे अमान्य घोषित कर देगा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि वो खुद ही फट जाएगा। उसने उस टिकट को अपनी आंखों के सामने रखा। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी पूरी आत्मा उस कागज के टुकड़े में बसी हो। तभी एक चमत्कार हुआ। बिजली कड़की और उस तेज रोशनी में मैंने देखा कि श्यामलाल के चेहरे का वो खौफनाक भाव धीरे धीरे बदल रहा था। उसके चेहरे पर जो क्रोध और हिंसा थी, उसकी जगह एक गहरी उदासी ने ले ली। उसकी वो आंखों वाली पुतली जो इधर उधर भाग रही थी, अब स्थिर हो गई थी। उसने अपना पंचर उठाया। चेक। एक सूखी धात्विक आवाज गूंजी। उसने उस भीगे हुए कागज के बीचों बीच एक छोटा सा छेद कर दिया था। उस आवाज की होती ही पूरे स्टेशन का नजारा बदलने लगा। जो सन्नाटा पत्थर की तरह भारी था, वो अचानक टूटने लगा। वे धुंधले साए जो मुझे घेर कर खड़े थे, धुएं की तरह हवा में विलीन होने लगी। वे सब जो बिना टिकट होने के अपराध में यहां कैद थे, शायद श्यामलाल की ड्यूटी पूरी होने के साथ ही शांत हो गए थे। टीसी ने वो पंच किया हुआ टिकट वापस मेरी हथेली पर रख दिया। उसके हाथ अब उतने भारी और डरावने नहीं लग रहे थे। उसने अपनी टोपी को थोड़ा सा सीधा किया और एक ऐसी आवाज में बोला जो किसी ठंडी गुफा से आती हुई महसूस हो रही थी, यात्रा मंगलमय हो। जैसे ही उसने ये शब्द कही, स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ झपकाईं और फिर एक तेज सफेद रोशनी फैली जिसने मेरी आंखों को अंधा कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी बहुत गहरी खाई में गिर रहा हूं। मेरे कान सुन्न हो गए और फिर सब कुछ काला पड़ गया। जब मुझे होश आया तो बारिश थम चुकी थी। सुबह की पहली हल्की रोशनी आसमान में फैल रही थी। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था। मेरा आधा शरीर पटरियों के पास वाली कीचड़ में सना हुआ था। मेरे सिर में भयानक दर्द था और पूरा शरीर ऐसे टूट रहा था जैसे किसी ने मुझे पीटा हो। मैंने अपनी मुट्ठी खोली। वो भीगा हुआ टिकट अब भी मेरे हाथ में था और उसके बीचों बीच वो साफ सुथरा पंच का निशान मौजूद था। अरे, यहां है ये लड़का! एक भारी आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें घुमाकर देखा तो गांव के कुछ लोग हाथ में लाठियां और लालटेन लिए मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। उनमें सबसे आगे राघव था। उसका चेहरा डर और चिंता से पीला पड़ा हुआ था। भाई, तू ठीक तो है? हम रात भर तुझे ढूंढते रहे। स्टेशन मास्टर के ऑफिस के पास तेरा सामान मिला, पर तू कहीं नहीं था। राघव ने मुझे उठाते हुए कहा। मैंने बोलने की कोशिश की, पर मेरा गला पूरी तरह बैठा हुआ था। ग्रामीणों ने मुझे सहारा देकर उठाया। वे सब आपस में फुसफुसा रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी जिसने अपने सिर पर गमछा बांध रखा था ने मेरी हालत देखकर अपना सिर हिलाया और बोला, शुक्र मनाओ बेटा कि तुम जिंदा हो। रात की 10 बजे के बाद स्टेशन पर जो फंस जाता है, वो सुबह का सूरज कम ही देख पाता है। राघव मुझे अपने घर ले गया। वहां मुझे गर्म चाय दी गई और मां की तरह ख्याल रखा गया। जब मेरी हालत थोड़ी सुधरी, तब मैंने उन्हें रात का सारा वाकया सुनाया। मेरी बात सुनकर कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। राघव के पिता, जो गांव के मुखिया थे, उन्होंने हुक्का एक तरफ रखा और अपनी गहरी आवाज में बोलना शुरू किया। बेटा, जो तुमने देखा वो कोई मतिभ्रम नहीं था। श्यामलाल इस स्टेशन का सबसे ईमानदार टीसी था। 10 साल पहले कुछ बदमाशों ने उसे सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उनसे टिकट मांगा था। उस रात के बाद से वो स्टेशन श्रापित हो गया। श्यामलाल आज भी वहां अपनी ड्यूटी करता है। वो उन लोगों को ढूंढता है जो नियम तोड़ते हैं। जिसने टिकट खो दिया या जो बिना टिकट वहां रहा, श्यामलाल उसे अपनी दुनिया में ले जाता है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अपना टिकट मिल गया।
वरना आज तुम भी उन बेनाम सायों में से एक होते जो प्लेटफॉर्म पर भटकते रहते हैं। मैं अगले 3 दिन तक गांव में ही रहा, लेकिन मेरा मन वहां नहीं लगा। हर रात जब 10 बजती मुझे दूर स्टेशन से आती हुई उस घंटी की आवाज सुनाई देती महसूस होती। मुझे ऐसा लगता जैसे हवा की झोंकों में आज भी टिकट टिकट की फुसफुसाहट तैर रही है। मुझे डर लगता है कि कहीं पीछे से कोई ठंडी आवाज ना आए। टिकट दिखाइए। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी साधारण सी चीज ने आपकी जान बचाई हो? या आपने कभी किसी ऐसी आत्मा को महसूस किया है जो आज भी अपना काम अधूरा छोड़ गई है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल काल रात्रि कथाकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और रोमांचक कहानियां सुन सकें। हम ऐसी ही कहानियां लाते रहते हैं। अगले किस्से तक अपना ख्याल रखिए और अंधेरे से बचकर रहिए।